सुनाई दे रहा है सबको? स्टार्ट करें? हाँ सर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। यस सर। लास्ट क्लास में अपन ने टेम्परिंग डिस्कस किया था। टेम्परिंग में के बारे में बताया था, अपन को आगे बढ़ना था कि हमने ये बोला था कि टेम्परिंग का हमें टाइप्स 4 टाइप की टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, उसको अपन को आगे पढ़ना है। तो टेम्परिंग को फिर से थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करता हूँ। टेम्परिंग वहां पे की जाती है हीट ट्रीटमेंट जहाँ पे आपका मटेरियल हार्ड होता है। मटेरियल हार्ड होता है तो वो उसको उसको उसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए और टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो ये जनरली उनके उन मटेरियल्स के लिए जो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है, जैसे कि मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट में आपका यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो उनको यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए अपन टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि मार्टेनसाइट एक्चुअली में क्या है, यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर साइज नहीं होता है उसका। तो टेम्परिंग क्या करता है, उसको क्या कर लेता है, यूनिफॉर्म ग्रेन साइज में कन्वर्ट कर देता है टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। बाकी उससे जो भी प्रॉपर्टी अपन को मिलती हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो भी मिलती हैं, वो ऐसा अलग अलग हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो अलग टाइप की प्रॉपर्टी मिल सकती है। किसी में टफनेस इंप्रूव होते हुए दिखेगा, किसी में डक्टिलिटी इंप्रूव होते हुए दिखेगा, किसी में इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज होंगे, किसी में आपका आपका दिखेगा कि हार्डनेस रिड्यूस हो गया है, किसी में आपका दिखेगा कि हार्डनेस कांस्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसे 4 तरह के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बनी है। सबसे पहली है आपका लो टेम्परेचर टेम्परिंग, इसके बाद है मीडियम टेम्परिंग, इसके बाद है हाई टेम्परिंग। 5-6 टोटल 5 तरह के होते हैं। इसके बाद है मर टेम्परिंग और इसके बाद है आपका अस टेम्परिंग। ठीक है, ये 5 तरह के हीट ट्रीटमेंट टेम्परिंग प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहला है लो टेम्परेचर टेम्परिंग। नाम से ही पता चल रहा है, लो टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कम टेम्परेचर पे मटेरियल को हीट किया जाता है, उसके बाद कूलिंग की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस। अब ये कितना डिफरेंस है, अपन अभी तक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी अबव हीट कर रहे थे। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आपका कितना होता है, 727 डिग्री सेल्सियस पे भी ज्यादा, मतलब अपन 900 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस पे भी हीट कर रहे थे स्टील को। पर ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर के रेंज कितना है, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है हीट टेम्परेचर। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया लो टेम्परेचर टेम्परिंग। अब ये हीट ट्रीटमेंट टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहाँ अप्लाई करनी होती है, जहाँ पे अपन को हार्डनेस को रिमूव नहीं करना है, हार्डनेस को रिड्यूस नहीं करना है, हार्डनेस कांस्टेंट रहे। अपन को बस यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, जो इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस है, इनको रिमूव करने के लिए अपन ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वही अपन को मान के यही चल रहे हैं कि हमारे पास मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है और उसको उसकी टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर इज स्टिल मेंटेन। इसका मतलब मार्टेनसाइट सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, तो मतलब उसकी हार्ड हेंस हार्डनेस इन द स्टील इज सफिशिएंट इनफ टू यूज इट एज अ कूलिंग कटिंग टूल। कटिंग टूल कहाँ पे यूज होते हैं, वो कटिंग टूल वो मटेरियल होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मटेरियल हार्ड होगा तभी तो दूसरे मटेरियल को काट पाएगा, इसीलिए जनरली जो कटिंग टूल होते हैं उनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हर चीज का आपको एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे हार्डनेस, हार्ड मटेरियल अपन को कहाँ चाहिए रहता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कटिंग टूल मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड मटेरियल होते हैं। तो आप जो यहाँ पे लो टेम्परेचर टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं मार्टेनसाइट का, तो उसमें आपका यहाँ पे मटेरियल की हार्डनेस रिड्यूस नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये चीज होती है कि जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे हार्डनेस आपका कांस्टेंट रहता है, इसीलिए अपन आगे चल के इसको एज अ कटिंग टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया लो टेम्परेचर टेम्परिंग।
रेंज याद रखना 150 से 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद है मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग देखिए, इट इज कैरिड आउट इन द रेंज ऑफ 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। ये भी कम है, 727 डिग्री सेल्सियस तक अपन गर्म करते हुए आए हैं, 800-900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हुए आए हैं। अभी तक अपन ने जितने भी हीट ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ी हैं उसमें आपने देखा है कि अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे तो रेंज ही बता दी 350 से 450 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। ये स्टील की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, स्टील की बात हो रही है, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन द रेंज ऑफ 350 से 450 डिग्री सेल्सियस। बाय दिस हीट ट्रीटमेंट द डक्टिलिटी इंक्रीजेस, एंड द मार्टेनसाइट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रूसाइट। ये ट्रूसाइट अभी बता रहा हूँ क्या होता है ट्रूसाइट, ठीक है। अपन जैसे पढ़ते हैं, अभी तक अपन ने बेनाइट पढ़ चुके हैं, ब्रेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, और पर्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ट्रूसाइट भी होता है, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में रखना है, जैसे आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं मैं कि पर्लाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप में से कोई भी जवाब नहीं देगा, उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कोई जवाब देगा। कोई दे सकता है क्या? लेयर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका। आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ, पर्लाइट का दिखा चुका हूँ ना। कौन कौन है? किसी का आवाज नहीं आएगी, मेरे को पता है। आशीष मीना तो पता नहीं कितने सालों बाद आया है। ये रोल नंबर 4 है कि रोल नंबर 5 है? आशीष मीना, आशीष मीना। रोल नंबर 4, हाँ। 04 सर। क्यों आए हो आज? अब तो सेमेस्टर खत्म होने वाला है। तो भावना, तुम्हें पता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर यस सर, होता वो है? आपने बताया था ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट तो वो तो दिखता ब्लैक एंड व्हाइट है, वो तो अपन हाँ कलर्ड भी सर, देखना वो चाहे तो कलर्ड दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद था। थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। अगले नेक्स्ट वीक में आप लोगों का टेस्ट होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सर ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 टॉपिक होंगे, ठीक है ना। बता देता हूं मैं, 14 लोग हैं और मैं ग्रुप में अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, तो सबको जैसे पता भी ना चले। टेस्ट भी उतने ही लोग दें जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों का टेस्ट होगा आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे को टॉपिक होगा, टेस्ट का टॉपिक आपका रहेगा ये फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम। फिर फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को जो टेस्ट होगा उसमें आपका टॉपिक रहेगा आयरन कार्बन डायग्राम एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, आयरन कार्बन डायग्राम एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें टॉपिक आपका रहेगा हीट ट्रीटमेंट, उसमें जो टॉपिक रहेगा आपका हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। आया समझ में? तो बता दे रहा हूँ मैं, ग्रुप में अपडेट नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। ओके आया सर। समझ में? यस सर। तो तैयारी करना चालू कर लें। इसके बाद अगर और एक्सटेंड हुआ आप लोगों का, अगर एक्सटेंड हो रहा है और टाइम आपका अलग रहेगा, वो क्लास जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। क्लास होगी, क्लास के टाइम में टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल देख लूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइम पे आपका टेस्ट होना है, ठीक है। तो आगे अगर और एक्सटेंड होता है आपका एग्जाम, जैसे कि बिल्कुल 100% श्योर मुझे लग रहा है आपका एग्जाम एक्सटेंड होगा, जनवरी की भी एंड में जाएगा, तो अपन और टेस्ट रखेंगे अपन, ठीक है, आगे चल के। इसलिए प्रिपेयर रहें पहले से ही। तो इट इज कैरिड आउट एट द रेंज ऑफ 350 से 450 डिग्री सेल्सियस, और ये इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से अपन को डक्टिलिटी इंप्रूव होते हुए मिलेगी। अब डक्टिलिटी इंप्रूव होगी कैसे होगी? हार्डनेस रिड्यूस होगा तभी तो डक्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो इसका मतलब मार्टेनसाइट अब मार्टेनसाइट नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रूसाइट में कन्वर्ट होगा। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रूसाइट भी हार्ड मटेरियल होता है, डक्टिलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं होती है। डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि
ट्रूसाइट में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब बैलेंस्ड प्रॉपर्टी होती है। वो ट्रूसाइट आपका हार्ड मटेरियल भी होता है और डक्टाइल मटेरियल भी होता है, ठीक है, बैलेंस्ड प्रॉपर्टी होती है। मैं बता रहा हूँ, अब इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए। देखो पहले मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मार्टेनसाइट का पहले बनाता हूँ। मार्टेनसाइट का बिल्कुल कैसा होता है स्ट्रक्चर, निडल शेप का होता है, ठीक है, याद रखना निडल शेप का। ये मार्टेनसाइट का बना रहा हूँ। मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है निडल शेप का, ऐसे ऐसे इसमें निडल बनते हैं। ठीक है, और बाकी जो रहता है आपका यहाँ पे आयरन रहता है, ठीक है। ये कार्बन निडल शेप में रहता है। कार्बन जो रहता है ये रहता है आपका निडल शेप में रहता है, जिसको अपन Fe3C भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन रहता है, ठीक है। ये आपका रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो कार्बन प्रेजेंट रहता है, मतलब Fe3C, ठीक है। ये निडल शेप में रहता है, इसको बोलते हैं मार्टेनसाइट। ये होता है आपका मार्टेनसाइट। और इसके बाद दूसरा जो ट्रूसाइट होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मार्टेनसाइट जो कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रूसाइट में। और ट्रूसाइट का होता है आपका शेप होता है वो ग्रेन्युलर टाइप का रहता है, ग्रेन्युलर टाइप का, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है ट्रूसाइट का। ट्रूसाइट का स्ट्रक्चर देखो एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, पर बनाओगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ट्रूसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्रूसाइट है। और जो ये दिख रहा है आपको ये ग्रेनुलर शेप होता है, इसको बोलते हैं ग्रेनुलर शेप। तो आपका ये जो निडल शेप है वो कन्वर्ट होता है ग्रेनुलर शेप में, और यही आपका क्या कहलाता है Fe3C, जिसको अपन क्या कहते हैं सीमेंटाइट। क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ भी लेता हूँ, ट्रूसाइट के बारे में बता भी देता हूँ। इट इज द, ये भी आपका जो बनता है ट्रूसाइट भी जो बनता है सडन क्विंचिंग से ही बनता है। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे बैलेंस्ड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी और हार्डनेस की, ठीक है। तो ये भी जो आपका ट्रूसाइट भी जो बनता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होता है मार्टेनसाइट। ये होता है ट्रूसाइट, ठीक है। तो ये भी आपका जो स्ट्रक्चर, ये भी ट्रूसाइट भी जो होता है वो सडन क्विंचिंग से ही होता है, इसलिए इसमें हार्डनेस भी रहती है, मटेरियल में आपकी हार्डनेस भी रहती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी टाइप का और दूसरा सेकेंडरी टाइप का। प्राइमरी टाइप का जो होता है वो जो होता है आपका जो प्राइमरी ट्रूसाइट होता है वो डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बनता है, डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट से बनता है, मतलब मार्टेनसाइट से ट्रूसाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उससे बनता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रूसाइट। और जो दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रूसाइट होता है वो ये होता है मीडियम टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करके मार्टेनसाइट से ट्रूसाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी टाइप, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंडरी टाइप, जब मार्टेनसाइट से ट्रूसाइट बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी टाइप। और अगर आपके पास पर्लाइट है या फिर फेराइट मटेरियल है और उसको उसको अपन आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो ट्रूसाइट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ट्रूसाइट, ठीक है, आया समझ में। तो मीडियम टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में दो बातें याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। पहली बात ये दिमाग में रखनी है कि ये 350 से 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है। और दूसरा आप लोगों को ये प्रॉपर्टी, बैलेंस प्रॉपर्टी याद, मेन तो ये याद रखना है कि मार्टेनसाइट से
ट्रू साइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस ट्रू साइड की बैलेंस्ड प्रॉपर्टीज रहती हैं, डक्टिलिटी भी रहती है, और वो मटेरियल आपका हार्ड भी रहता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रू साइड भी आपका क्विंचिंग, वाटर क्विंचिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से ही बनता है। आया समझ में? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब बढ़ते हैं हाई टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हाई टेम्परिंग में देखिए फिर से टेम्परेचर रेंज बढ़ गया। अब यहाँ पे आपका मटेरियल आपका हार्ड नहीं रहता है, यहाँ पे मटेरियल आपका हार्ड नहीं रहता है। मटेरियल में प्रॉपर्टीज जो इंप्रूव होती हैं वो हार्ड टफनेस होती है और डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, और यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी रिमूव हो जाते हैं। बट द लॉस ऑफ फेयर अमाउंट ऑफ हार्डनेस, यहाँ पे हार्डनेस आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो रेंज होता है, टेम्परेचर रेंज होता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे अपन हीट करते हैं, फिर उसके बाद अपन कूलिंग करते हैं। तो अपन को यहाँ पे मार्टेनसाइट से सोरबाइट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। मार्टेनसाइट से सोरबाइट ट्रांसफॉर्मेशन। अपन तो टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई ही किस पे करते हैं? मार्टेनसाइट मटेरियल पे करते हैं। अगर मटेरियल आपका मार्टेनसाइट है तभी तो अपन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, टेम्परिंग, है ना। तो अगर मार्टेनसाइट है तो यहाँ पे अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करके फिर उसको कूल करते हो, तो आपको जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होते हुए मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉर्बाइट। ये बाइट है, SORBITE है, BATE नहीं है, BITE है एक, ठीक है, सॉर्बाइट, ठीक है। और सॉर्बाइट की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? वो आपका मटेरियल आपका टफ होता है और डक्टाइल होता है, और उसमें जो आपका जो मार्टेनसाइट में जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो सोरबाइट में रिमूव हो जाते हैं। और सोरबाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सोरबाइट का स्ट्रक्चर रहता है फाइनली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। फाइनली मतलब छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और इसको भी, ये भी क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं Fe3C। और ये क्या है? जो खाली पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका? अल्फा आयरन, ठीक है। अल्फा आयरन को अपन क्या कहते हैं? फेराइट। Fe3C को क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट। बोलते हैं कि नहीं? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, इसको बोलते हैं अपन सोरबाइट। ये आपका सोरबाइट, ठीक है। इसको मेन जो चीज याद रखनी है अगर सोरबाइट के बारे में, यहाँ पे बेटा अगर अपने आप को, आप अपने आप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर अच्छा करना होता है तो उसमें आप थोड़ा अंदर तक जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दिया सोरबाइट का, तो उनको ये बताया कि हाँ इनको मतलब स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने ये लिख दिया, बस स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें ये भी लिखेंगे कि भाई ये अल्फा आयरन है, ये Fe3C है, तो ये इससे इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, अगर सोरबाइट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लें कि इट इज अ जैसे लिख दें, सिंपली कुछ लिख दें कि फाइन स्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द सोरबाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर छोटा मोटा भी कुछ लिखते हैं तो उसमें अपन को दिखता है, अपन को क्या मिलता है, मतलब एक इम्प्रेशन अच्छा मिलता है, ठीक है। है समझ में? अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। स्पेशल टाइप के टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें अपन जो कूलिंग करते हैं, कूलिंग की जो मेथड है वो अलग है। कूलिंग जो होती है आपकी, यहाँ पे इंटरमिटेंट टाइप की कूलिंग होती है। अब बाकी दो जो बची हैं, मर टेम्परिंग और अस टेम्परिंग, ये दो जो बची हैं वो जो है आपके इन दोनों में जो कूलिंग होती है वो कूलिंग कौन सी होती है? इंटरमिटेंट कूलिंग होती है, जिसको अपन ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको अपन एंट्रैप्ड क्विंचिंग भी कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एंट्रैप्ड क्विंचिंग।
एनट्रैप्ड क्विंचिंग भी कहते हैं, ठीक है, एनट्रैप्ड क्विंचिंग। ये इज है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मर टेम्परिंग। मर टेम्परिंग, इट इज अ काइंड ऑफ टेम्परिंग प्रोसेस इन विच एनट्रैप्ड क्विंचिंग इज कैरिड आउट। मतलब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या है, आपका मटेरियल मार्टेनसाइट ही है, यहाँ पे मटेरियल मार्टेनसाइट है, फिर अपन टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सी वाली, मर टेम्परिंग। अब इसमें जो क्विंचिंग करेंगे हम एनट्रैप्ड क्विंचिंग करेंगे। अब एनट्रैप्ड क्विंचिंग क्या होती है ये आपको बताऊंगा। एनट्रैप्ड क्विंचिंग इज कैरिड आउट आफ्टर हीटिंग द स्टील टू अ यूटेक्टोइड टेम्परेचर। किसी को पता है यूटेक्टोइड टेम्परेचर क्या होता है? नहीं है पता। यूटेक्टोइड टेम्परेचर को अपन ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 727 डिग्री सेल्सियस इन आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। यूटेक्टोइड टेम्परेचर होता है 727 डिग्री सेल्सियस इन आयरन कार्बन डायग्राम, है ना। और मतलब अपन को क्या करना है, आफ्टर हीटिंग द स्टील टू द 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब 727 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। It is quenched in the water having temperature greater than the martensitic temperature। मतलब अपन मार्टेनसाइट में क्या करते हैं, मार्टेनसाइट में अपन क्या करते हैं कि जब क्विंचिंग करते हैं, मार्टेनसाइट जब अपन मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं कि मटेरियल को निकालते हैं अपन फर्नेस से, और सीधे अपन डिप करते हैं वाटर में, और उसी टाइम अपन निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपका मटेरियल जो पहले जो वाटर की जो टेम्परेचर था, पहले जो वाटर का टेम्परेचर था, वो गर्म मटेरियल डालने से आपको वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा भाई। अपन कोई गर्म चीज पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। सोच के देखिए एक बार, अच्छे से सोचिए, टाइम है अपने पास। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई गर्म चीज अगर आप पानी में डालते हैं और तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, अपन ने निकाला है उसको और पानी में डिप किया है, डिप करके निकाल दिया है उसी टाइम, तो पानी का टेम्परेचर उतना ही मिलेगा पहले जितना, कि थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा? इंक्रीज हो जाएगा सर। है आप लोग पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा। पानी गर्म, पानी आप गर्म लोग होगा ना सर थोड़ा। थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हुए आए ना, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो क्या होता है, जब भी कोई गर्म चीज डाली जाती है पानी में कोई गर्म चीज डाली जाती है, तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ठंडी चीज मतलब मतलब ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, तो जो ठंडी चीज है वो गर्म हो जाती है, और गर्म चीज क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आपका जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है ना, हाँ सर। है ना। तो अपन अभी हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ के आए थे, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें ये कर रहे थे कि हम गर्म चीज निकाल रहे थे, गर्म मटेरियल निकाल रहे थे, फिर उसको वाटर में क्विंच करके, वाटर में डिप करके उसी टाइम निकाल दे रहे थे। यहाँ पे अपन को निकाल नहीं देना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल को निकालना है और वाटर में डिप करके ही रखना है, थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो वो जो पानी गर्म हो गया, तो वो गर्म पानी मटेरियल में लगेगा, तो वो उतना टेम्परेचर को कूल नहीं करेगा जितना हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में किया है। इसीलिए लिखा हुआ है
इट इज क्विंच, ये द हटा देना है, it is quenched in water having temperature greater than the martensite temperature। मतलब हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपन जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इसके टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे मटेरियल को थोड़ी देर के लिए डिप करके रखते हैं। देखिए, द स्टील इज हेल्ड इन दिस बाथ until it reaches the temperature of water, until this reaches the temperature of water। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो कुंच जो किया है आपने, उसके बाद अगर वाटर में जो टेम्परेचर होगा, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पहले इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर नहीं लेके आ रहे थे, अब क्या है इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे इसको। मतलब आपका यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगी। पहले अपन क्या कर रहे थे, जस्ट इसको वाटर में डिप कर रहे थे और उसी टाइम निकाल रहे थे। तो पानी का जो टेम्परेचर है और जो मटेरियल का टेम्परेचर है दोनों आपके कांस्टेंट नहीं रहते हैं उस टाइम पे, तो मतलब वहां पे जीरोथ लॉ नहीं लग रहा है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, मटेरियल को डिप करके रख रहे हैं, ठीक है, डिप करके रख रहे हैं जब तक कि मटेरियल का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट क्यों नहीं हो जाते। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम आपका स्टेज जब तक रीच नहीं होता तब तक अपन उसको स्टील को वहां पे रखते हैं। आया समझ में? डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अपन एंट्रेप्ड क्विंचिंग का मतलब क्या है ये बता रहा हूं। यहाँ पे अपन पहले क्विंचिंग करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर कूलिंग करते हैं, क्विंचिंग करके फर्दर कूलिंग करते हैं। देखिए, द स्टील इज हेल्ड इन दिस बाथ अंटिल इट रीचेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, अंटिल इट रीचेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे एक बार कूलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे 2 बार कूलिंग करनी है। देखिए पानी में अभी भी है। It is then further cooled to the room temperature. It is then further cooled to the room temperature for the completion of the process. Room temperature कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब उसके बाद अपन फिर पानी से निकाल के उसको एयर कूलिंग करते हैं। पानी से निकाल के ग्रेजुअल कूलिंग करके 25 डिग्री सेल्सियस तक लेके आते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 बार कूलिंग की जाती है। पहले कूल करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए उतने टेम्परेचर पे रख देते हैं, फिर से कूलिंग करते हैं ग्रेजुअल और रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। इसको अपन बोलते हैं एंट्रैप्ड क्विंचिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्रैप्ड क्विंचिंग। आया समझ में? अब यहाँ पे इसका नाम मर टेम्परिंग क्यों रखा गया? मर टेम्परिंग इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे अपन क्विंचिंग करके मार्टेनसाइट ही बना रहे हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्टेनसाइट ही बना रहे हैं। तो आपको जो 25 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस जो आपको मिलेगा वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर ही मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया मर टेम्परिंग। अब इसमें क्या अपन को प्रॉपर्टी मिलेंगी ये सुन लें। The steel is held in the bath until it reaches the temperature of water. It is then further cooled to the room temperature for the completion of the process. Due to this intermittent, देखिए लिखा है intermittent quenching. Due to this intermittent quenching, the martensite will have the uniform crystal structure या फिर uniform grain size। मतलब मार्टेनसाइट जो पहले अपन को हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में मार्टेनसाइट जो मिलता है वो आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रेन साइज का नहीं होता है। आप सबको पता है ये चीज। पर यहाँ पे अपन पहले तो पानी में डिप करके रख रहे हैं, फिर उसके बाद फर्दर ग्रेजुअल कूलिंग कर रहे हैं, तो उससे अपन को क्या मिल रहा है, मार्टेनसाइट तो मिल रहा है। फाइनली अपन को मिल रहा है मार्टेनसाइट, बट द यूनिफॉर्म ग्रेन साइज या फिर यूनिफॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ नो हार्डनेस चेंज। मतलब अभी मर टेम्परिंग में अपन को हार्डनेस रिड्यूस होती हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, मर टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हार्डनेस रिड्यूस नहीं होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मटेरियल की जो इरेगुलर साइज शेप का मटेरियल अपने पास था वो क्या हो जाएगा, रेगुलर साइज एंड शेप का हो जाता है। यहाँ पे रेजिडुअल स्ट्रेसेस रिमूव होती हैं विदाउट चेंज इन हार्डनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस चेंज होती है विदाउट चेंज इन हार्डनेस प्रॉपर्टी, क्योंकि आफ्टर दिस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मार्टेनसाइट हीट मार टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, फाइनली जो हमें
पहले भी मार्टेनसाइट था और जो फाइनल हीट ट्रीटमेंट के पास भी बाद भी अपन को जो मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मार्टेनसाइट ही मिलेगा, ठीक है। बट पहले जो मार्टेनसाइट था वो था इरेगुलर साइज एंड शेप का था, ग्रेन साइज का था, और अब जो आपको मिलेगा वो रेगुलर साइज शेप का आपको ग्रेन साइज मिलेगी, ठीक है ना, मार्टेनसाइट की, विथ चेंज इन reduced in residual stresses। समझ में आया मर टेम्परिंग? तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये खाली यहाँ पे स्लाइड रखी है। तो एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वो जरूरी है बनाना है मर टेम्परिंग में। वो ये बनाना है कि पहले तो अपन ने गर्म किया कितने टेम्परेचर पे इसको, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर तक। यूटेक्टॉइड टेम्परेचर जो आपका कितनी वैल्यू है, 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अपन क्विंचिंग करते हैं, मतलब ये देखिए कूल किया अपन ने, ये टेम्परेचर इसको बोलते हैं कूलिंग, ठीक है। ये कूल किया अपन ने, कूल करके अपन को क्या मिला, मार्टेनसाइट मिला। यहाँ पे अपन को क्या मिला, कूल किया तो यहाँ पे मार्टेनसाइट मिला, MS मार्टेनसाइट, ठीक है। यहाँ पे मिला अपन को M, ठीक है। फिर इसको अपन ने पानी में थोड़ी देर के लिए रखा था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, पानी में थोड़ी देर रखा, फिर अपन ने ग्रेजुअल कूलिंग की, फिर अपन ने ग्रेजुअल कूलिंग की। तो यहाँ पे आपका ये 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, पर यहाँ पे भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है। आया समझ में, ग्राफ समझ में आ गया? फिर से बताऊं ग्राफ? यस सर, एक बार वापस। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपन ने अपने पास मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मटेरियल था, अपन ने क्या किया, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर तक इसको गर्म किया, ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपका स्टार्ट हो गया। फिर अपन ने क्या किया, वाटर क्विंचिंग की, मतलब ये इसको कूल किया, ठीक है, सडन कूल किया, सडन कूल किया, तो ये कूल हुआ। यहाँ पे जो ग्राफ है किस किस के बीच में है, टेम्परेचर और टाइम। कूल होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो ये टाइम बढ़ गया। फिर ये फाइनली यहाँ पे जो पहुंचा, यहाँ पे क्या मिलता है अपन को, मार्टेनसाइट मिलता है। जब सडन क्विंचिंग करते हैं, वाटर क्विंचिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है, ठीक है। फिर वो इसको अपन मार्टेनसाइट मिलता है, तो अभी ये यहाँ तक जो प्रोसेस होगी ना, इसको अपन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। पर यहाँ पे छोड़ के, अगर यहाँ पे छोड़ के इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए बाथ में, फिर उसके बाद अपन ग्रेजुअल कूलिंग करेंगे एयर में, तो ये जो एडिशनल प्रोसेस हो रही है, एडिशनल प्रोसेस हो रही है, मतलब हार्डनिंग के साथ साथ ये एडिशनल प्रोसेस हो रही है, तो इस पूरे स्टेज को अपन क्या कहते हैं, मर टेम्परिंग। है समझ में? अब आ गया समझ में? पक्का? हाँ सर। ठीक है। अब दूसरा इसके बाद आपका अस्टेम्परिंग। अस्टेम्परिंग क्या होता है, ये भी आपका, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एंट्रेप्ड क्विंचिंग प्रोसेस, बट इन अस्टेम्परिंग, instead of martensite structure formation, bainite structure is produced। बेनाइट आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। बेनाइट क्या क्या होता है, बेनाइट की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, बेनाइट की ये प्रॉपर्टी होती है, बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं। बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बेनाइट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये आप लोग पहले के नोट्स देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोगों को बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है। जब मैंने आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने, उसके बाद मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, है ना।
सबसे पहले पर्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अस्टेम्परिंग में हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ना होके बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखिए, द स्टील इज हीटेड अप टू यूटेक्टोइड टेम्परेचर, ये कांस्टेंट कॉमन है ये, ठीक है। यहाँ पे भी स्टील को यूटेक्टोइड टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, देन क्विंस्ड इन सॉल्टेड बाथ, ठीक है। अब जो आपका पानी होगा वो सॉल्टेड वाटर होगा, ठीक है। जब पानी में अपन नमक मिला देते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब पानी में नमक मिला देते हैं तो पानी का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्विंचिंग करते हैं सॉल्टेड बाथ में, तो वो सॉल्टेड बाथ का मतलब वो जब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है, जो गर्म मटेरियल और सॉल्टेड वाटर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो टेम्परेचर कितना रेंज रहता है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूटेक्टोइड टेम्परेचर कितना था, 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 727 डिग्री सेल्सियस से अपन ने क्या किया, 727 डिग्री सेल्सियस के मटेरियल को क्विंच किया सॉल्टेड वाटर में, तो दोनों का जो मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन होता है वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ये हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, पहले भी अपन ने क्या किया था, बाथ में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको ग्रेजुअल कूलिंग करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, बाथ में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर ग्रेजुअल कूलिंग करते हैं। बट यहाँ पे आपका जो वाटर रहता है वो कौन सा रहता है, सॉल्टेड वाटर, जिससे का टेम्परेचर जो रेंज रहती है ना वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो the steel is held at this temperature for the long enough time to allow the isothermal transformation for converting austenite into benite, ठीक है। आया समझ में। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन को बहुत ज्यादा समय के लिए मटेरियल को बाथ में रखना होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें अपन को क्या मिलता है, ऑस्टेनाइट से बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। उसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो किसका मिलता है, बेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है, स्टील इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर, मतलब स्टील को अपन ने बाथ में इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे अपन ने रखा है, ठीक है। तो वो तो कॉमन है, बट उसमें जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए, मतलब कब तक रखना है बाथ में, जब तक टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब आपका जो स्टील है टेम्परेचर ऑफ वाटर के बराबर नहीं पहुंच जाता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत समय के लिए, काफी समय के लिए, इतना समय होता है कि भाई 5 से 6 घंटे भी मान सकते हो आप, ठीक है। 5 से 6 घंटे भी मान सकते हो। 5 से 6 घंटे के लिए वाटर में, सॉल्टेड वाटर में डिप करके रखिए, तो उसमें जो होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे मार्टेनसाइट ना बन के बेनाइट बन जाता है। क्या बनता है, बेनाइट। आफ्टर बेनाइट फॉर्मेशन, अब बेनाइट फॉर्मेशन हो गया, अब अपन ने पानी से निकाला, सॉल्टेड वाटर से अपन ने निकाला, फिर उसके बाद वो अभी मटेरियल कितने टेम्परेचर पे है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर अपन ने इसकी ग्रेजुअल कूलिंग की, किसमें, एयर कूलिंग की, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, द बेनाइट फॉर्मेशन, after the benite formation the material is further cooled gradually to the room temperature to make benite stable material। फिर से अपन ने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे क्यों रखा, क्योंकि इसको अपन को स्टेबल बनाना था, मतलब यूनिफॉर्म अपन को ग्रेन साइज चाहिए थी, इसीलिए अपन ने इसको 25 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया। कौन सी कूलिंग की अपन ने, ग्रेजुअल कूलिंग की। ड्यू टू बेनाइट फॉर्मेशन द प्रोसेस रिजल्ट्स इनटू हाई टफनेस एंड डक्टिलिटी। तो बेनाइट में अपन को कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, बेनाइट में प्रॉपर्टी मिलती है टफनेस और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मिलती है।
यहाँ पे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे ये आपका जो हार्डनेस है, यहाँ पे हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, हार्डनेस रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और टाइम के बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, और ये आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, टीई, जिसको अपन 727 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, टीई जो आपका कितना टेम्परेचर है, 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन ने वाटर में क्विंच किया, वाटर में क्विंच किया तो यहाँ पे भी सडन क्विंचिंग है, वाटर कौन सा होगा, सॉल्टेड वाटर। पर यहाँ पे सॉल्टेड वाटर होने की वजह से ज्यादा नीचे ग्राफ ना जाके ये ग्राफ आपका कहाँ यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे, अब देखो ये 727 डिग्री सेल्सियस है तो 400 कुछ यहीं पे यहाँ पे होगा, 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कहीं होगा, एक मिनट, तो ये होगा आपका 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जो क्विंचिंग होगी अप टू 400 डिग्री सेल्सियस क्विंचिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत टाइम के लिए अपन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाथ में ही इसको रख देंगे। तो इस बीच में आपका जो अस्टेनाइट है, जो अस्टेनाइट है वो ट्रांसफर होगा किसमें, भाई ये अस्टेनाइटिक टेम्परेचर है ना, तो अस्टेनाइट है ना ये, तो अस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, एक मिनट बेटा, चलो, इसको बोलते हैं, इस बीच में क्या हो जाता है, अस्टेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आइसोथर्मल, में नहीं लिख पा रहा हूँ आइसोथर्मल, यहाँ पे लिखेंगे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे लिख देना आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, मटेरियल को बाथ से निकालते हैं और उसके बाद अपन क्या करते हैं, एयर कूलिंग करते हैं ग्रेजुअली, एयर कूलिंग करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बेनाइट। ठीक है, अनस्टेबल, इधर लिख देना अनस्टेबल। और यहाँ पे जो बेनाइट मिलेगा वो मिलेगा आपको स्टेबल। ठीक है, और ये टेम्परेचर कितना है आपका, रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोल रहे अपन, मान ले 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर। आया समझ में, ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल सेम दिख रहा है, पर थोड़ा सा अपन को यहाँ पे रेंज क्या ध्यान रखना है, 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मार्टेन साइड का रेंज कितना रहता है, मार्टेन साइड का रेंज एक्चुअली में रहता है अप टू 125 से डिग्री सेल्सियस से रहता है 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज क्या रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर के लिए ही अपन ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, फिर अपन ने ग्रेजुअल कूलिंग की, पर यहाँ पे लंबे समय तक किया है अपन ने इंतजार, इसीलिए यहाँ पे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको। ठीक है, आया समझ में। यस ये आपका आखिरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस था। ठीक है, आया समझ में। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, देख लेते हैं कुछ लोग और ऐड हो गए हो, अटेंडेंस ले लेते हैं। अभी तो 14 लोग दिखा रहे थे, 13 हो गए, कौन छूट गया किसका, मनराज। दीपचंद ऐड हुआ है। तो मैं नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम नहीं आ रहा है मेरे को बताना। अंकित मेहर, आशीष मीना रोल नंबर 4,
भावना दांगी। यस सर। बेटा जिसका नाम नहीं आ रहा है वो मेरे को नाम बताना बस, ठीक है। अंकित मेहर, आशीष मीना रोल नंबर 4, भावना दांगी, इसके बाद दीपचंद, फिर धैर्य, कार्तिक, खुशीराम, कृष्णा, मनराज, नवीन, सोनू, सुमित। कोई रह गया क्या? बस सर। है कोई नहीं रहा सर, कोई। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर आप फेस डायग्राम के वो अपलोड कर देना ना वीडियोस। हैं? हाँ वीडियोस फेस डाल दूंगा, डायग्राम वीडियोस डाल दूंगा। और मैं आज पूरे हीट ट्रीटमेंट के नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ थैंक यू नाइस डे। सर। थैंक यू सर।